वक्फ बिल अमेंडमेंट के खिलाफ बसपा से पूर्व महापौर प्रत्याशी सलमान साहिब द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सलमान साहिब मुझे किस तरीके की याचिका दायर की गई है वक्फ बिल अमेंडमेंट। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। देखिए, विगत दिनों जब ये कानून बनाया गया और जो देश की संसद से पास हुआ, उसके बाद चूंकि कोई भी कानून संसद में संख्या बल के आधार पर पास होता है और संख्या बल के आधार पर आप किसी विशेष धर्म का उत्पीड़न नहीं कर सकते। हमने शांतिपूर्वक सैकड़ों लोगों के साथ अपना विरोध दर्ज कराया था और देश की राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भी दिया था जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। उसमें इस बिल को रद्द करने की मांग की गई थी और चूंकि उसके बाद ये बिल सरकार बहुत जल्दबाजी में लागू करने के मूड में है, तो हम लोग चूंकि अलीगढ़ में देश प्रदेश के बाद अलीगढ़ में भी वक्फ की बड़ी संपत्तियां हैं जो हमारे बुजुर्गों ने हमें विरासत के रूप में दी हैं। अगर हम अपनी नस्लों को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम अपने बुजुर्गों की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी हम सबको उठानी पड़ेगी। उसी के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया, वहां एक याचिका दायर की इस कानून को, जिसको मैं काला कानून भी कहूंगा, जो मुस्लिम समाज की भावनाओं के खिलाफ है, इस कानून को रद्द कराने के लिए। और उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान रखते हुए इस कानून को रद्द करने का काम करेंगे। नुकसान कैसे होने वाला है, क्योंकि पसमानदा समाज के तमाम लोग और भी कई मुसलमान हैं जिन्होंने इसकी खुशियां बांटी थी। कहा कि जो एक ये वक्फ कानून है वो चैरिटी को लेकर आता है, जिसमें जो गरीब तबके के मुसलमान हैं उनको कुछ ना कुछ, जैसे कि कोई शादी होती है तो उसमें कहीं ना कहीं से जैसे वक्फ की कोई जगह उनको फायदा मिल जाता है, लेकिन ऐसा तो कोई चीज देखने को नहीं मिलता। देखिए, हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान पसमानदा है। जो मुसलमान आर्थिक रूप से सक्षम भी था, जो फॉरवर्ड क्लास था, आज उसकी स्थिति दलितों से भी बदतर है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है आज तक जिसको सरकार ने लागू नहीं किया। और मुसलमान में हमारे यहाँ कोई भेदभाव है ही नहीं, कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, कोई पसमानदा हमारे यहाँ नहीं है। मुसलमान को इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। सरकार बंटवारा करना चाहती है और सरकार बंटवारे से लाभ उठाकर सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। अगर वक्फ बोर्ड का कोई मुतवल्ली या वक्फ बोर्ड की कोई कमेटी कहीं गलत थी तो उस पर कानून बनाना चाहिए था, उस कमेटी को हटाना चाहिए था, उस मुतवल्ली को हटाना चाहिए था। ये कहां का न्याय है? आप उसकी संपत्ति छीन लेंगे। संपत्ति छीनने का अधिकार सरकार को नहीं है। देश में सभी धर्मों के लिए समान कानून है और देश संविधान से चलेगा, संख्या बल से नहीं चलेगा। इसी संख्या बल के आधार पर आप देखिए, अगर आप मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, मुसलमानों को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आपको उनको शिक्षा की बात करनी होगी, उनको शिक्षित बनाना होगा। आपको उनके धार्मिक संस्थानों की, सरकार को धार्मिक संस्थानों की रक्षा करनी पड़ेगी। आप देख रहे होंगे, आपके चैनल भी दिखाते हैं लगातार, जिस तरीके से विशेष वर्ग के लोगों के साथ लिंचिंग हो रही है, उनके धार्मिक संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिद मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। कोई भी त्योहार होता है, सबसे पहला निशाना मस्जिद होती है। देश को बांटा जा रहा है, समाज को बांटा जा रहा है और सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। और ये कानून भी बंटवारे का कानून है। सरकार अपने पूंजीपति दोस्तों को लाभ देना चाहती है इस कानून के तहत। हम इसका विरोध करते हैं। लाभ कैसे? जब सरकार काबिज हो जाएगी किसी संपत्ति पर, सरकार को विशेष अधिकार है उस संपत्ति पर। अभी देश की राष्ट्रपति महोदया का दस्तखत भी नहीं हुआ था इस कानून पर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने कहा अपने अधिकारियों को भेजकर कि संपत्तियां सीज कर दो। तो मंशा क्या थी? सरकार संपत्तियां छीनकर अपने पूंजीपति दोस्तों को देना चाहती है, जिसको हम लोग कानूनी रूप से लड़कर कामयाब होंगे। उस लड़ाई का हम लोग जब तक कामयाब नहीं होंगे, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ते रहेंगे और अलीगढ़ भी इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। ओवैसी की बात करें या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अपील भी की गई है कि जितने भी जो याचिका के खिलाफ जा रहे हैं वो एक छत के नीचे आ जाए। क्या लग रहा है, ये सब चीज पॉसिबल है या राजनीतिक स्टैंड है? देखिए, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और देश के अमन परस्त लोगों से मांग भी करता हूं
सभी पार्टियों से भी मेरा अनुरोध है, राजनीतिक दलों से, क्योंकि ये लड़ाई एक समाज जिसको टारगेट किया जा रहा है, ये लड़ाई समाज को बचाने की है। अगर बंटवारा होगा तो भला किसी का नहीं होगा। और वैसे साहब हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या जितने भी सेकुलर दल हैं जिन्होंने याचिकाएं डाली हैं, मैं उन सब से कहूंगा इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें। और इस लड़ाई में जब हम लोग मजबूती से लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद है, क्योंकि हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। हमारा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा और हमको इंसाफ मिलेगा। आप बसपा से महापौर पद के प्रत्याशी रहे, क्या आपकी इस लड़ाई में बसपा भी सपोर्ट में है? देखिए, बहन जी ने पहले ही इस कानून का विरोध किया। बहन जी ने कहा ये कानून वापस होना चाहिए, कानून जल्दबाजी में लाया गया। और मैं अपने लोगों के साथ हूं, शहर के लोगों के साथ हूं, उनकी हर परेशानी, हर मुसीबत में। चूंकि मैं चुनाव लड़ा, चुनाव में परिणाम भले जो रहा हो, लेकिन मैं अपने लोगों को छोड़ नहीं सकता। बहुजन समाज पार्टी में आज भी हूं और बहुजन समाज पार्टी से महापौर का चुनाव भी लड़ा। और ये याचिका एज ए सलमान शाहिद, एक आम समाइन यहाँ अलीगढ़ शहर का एक आम नागरिक होने के नाते मैंने अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के हक के लिए डाली है। और सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। और आप लोगों के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूंगा देश के अमन परस्त लोगों से, इस लड़ाई में हम लोगों का साथ दें, जिससे हम लोगों को इंसाफ मिल सके। देखिए, हमारे साथ में रिटायर्ड प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाहिद मुफ्ती साहब भी है। क्या कहेंगे जिस तरीके से लोग अब इस बफ बिल अमेंडमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, इसको लेकर भी क्या कहेंगे? देखिए, ये उसी तरह का मामला है जैसा कि सरकार ने सबसे पहले, देखिए जब 2014 में ये सरकार आई थी तो उसने लैंड एक्विजिशन बिल पास किया था बगैर किसानों से पूछे हुए। उसकी मुखालफत हुई और 1.5-2 महीने के बाद उन्होंने वापस ले लिया। उसके बाद फिर किसानों से पूछे बगैर फिर दोबारा जब ज्यादा पावर से आ गए तो फिर किसानों के खिलाफ इसी तरह से कानून लिया। सरकार शुरू से ही ये जानती है कि बिल गेट्स के पास 1.5 लाख एकड़ जमीन है, लिहाजा ये बड़े पूंजीपति जो आरएसएस और बीजेपी के फंडिंग करने वाले लोग हैं, जब तक इनको बड़े से बड़ी जमीनों पर कब्जा नहीं कराया जाएगा ये कामयाब नहीं होंगे। तो सबसे पहले सरकार ने शेड्यूल ट्राइब की जमीनें छीनी है। शेड्यूल ट्राइब की जमीन कानून में तब्दीली किए बगैर, कानून पर डकैती डालते हुए लिखा हुआ है कि शेड्यूल ट्राइब की मर्जी के बगैर, और वहां जो ट्राइब का जो यूनिट है उसकी मर्जी के बगैर। लेकिन सरकार ने सारे अपने दोस्तों को बड़ी बड़ी जमीनें वो दे दी। अब उन्होंने देखा दूसरा कमजोर तबका कौन है, वो मुसलमान है। तो 80% जमीन सरकार के छीनने का इरादा है। 50-60% पे पहले से सरकार काबिज है। 20% और ऐसा है जिसमें है। इसके अलावा उसमें एक क्लॉज ये जोड़ दिया है कि अगर कोई जरा सा भी एतराज कर दे तो उसी दिन से वक्त से निकल जाएगा। अगर ग्राम पंचायत कर देगी तो निकल जाएगा। अगर यहाँ नजूल में धोखे से किसी ने गलती से लिख दिया तो वो निकल जाएगा। अब तक ये था कि अगर वक्त के इस्तेमाल में है तो वो छोड़ दिया जाएगा। उसके बावजूद भी बहुत सी चीजें बेची गई। अब ये हो गया है कि वक्त में भले ही लिखा रहो, अगर कहीं है तो उसको माना जाएगा, वक्त को नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जो 1300 जगह हमारी दिल्ली की थी वो जो छोड़ी गई थी और उसमें मुआहदा हुआ था 2011 में, 1911 में ब्रिटिश सरकार से। सरकार ने सिर्फ मुसलमानों की जमीनें छीनी है, न गुरुद्वारे छीने, न चर्च छीने, न मंदिर छीने गए, न उनकी जो खानकाहें जो हिंदुओं की है या सिखों की है, जो और चीजें वो नहीं छीन, सिर्फ मुसलमानों की छीनने के लिए वक्त किया गया है। सिर्फ मुसलमान टारगेट पे है। तो आप जानते ही है कि भीख की इजाजत है आपको, सिर्फ नौकरी की इजाजत नहीं है। न एमएलए बन सकते हो, न एमपी बन सकते हो, न पार्षद बन सकते हो, न कोई और बन सकते हो। तुम्हें किसी चीज का हक नहीं है। गुलाम को इतनी इजाजत कि वो बाकायदा लेजिस्लेशन में बैठ जाए, ये सरकार इजाजत दे सकती है भाजपा की। तो इसलिए उसको टिकट नहीं मिलेगा। और मुस्लिम वोट से जहां 80% मुस्लिम आबादी है वहां जबरी तौर पर कैसे करके सीट जीत ली जाती है। अभी कुंदरकी का इलेक्शन हुआ, ऐसे हुआ, 60% मुस्लिम आबादी है और इलेक्शन दिया। तो जब तक ये सब सिलसिले बाकी हैं, हम नहीं जानते। सरकार का पूरा नक्शा मुसलमानों की कमर तोड़ने का है। गोश्त का कारोबार छीन लिया, इसके अलावा खाल का कारोबार छीन लिया, कपड़े का कारोबार छीने जा रहा है जो मुसलमान इसमें लगे हुए थे, दस्तकारियां छीन ली गई मुसलमानों से। गोश्त का कारोबार तो आज भी मुसलमान लोग किसके पास? किसके पास? गोश्त का कारोबार कहाँ है मुसलमान? एक भी नहीं काट सकते। वो तो कट्टी घर हैं जो इनके बने हुए हैं।
सब्बरवाल साहब, अग्रवाल साहब, जैन बंधु अल कबीर नाम रख दिया, एक आदमी का नाम रख दिया कि ये जुबह करता है। मुसलमानों को तो हलाल पे पाबंदी लगा दी योगी सरकार ने। ये जाहिल लोग जिन्हें कहाँ से पकड़ के लोग अल्लाह बिठा दिए, जिन्हें कुछ भी ना मालूम। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हलाल का हक होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि झटके का हक होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कहीं भी इबादत कर सकता है आदमी, और ये प्रियम्बल में भी है। और इसके साथ साथ हमारे फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट, अगर आप मस्जिद घर पे छत पे नमाज पढ़ेंगे 1 करोड़ का जुर्माना होगा। ये कोई लगाया जुर्माना कह रहे हैं कि 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा अगर कोई अपनी छत पे नमाज पढ़ेगा। और दूसरों को नाचने की इजाजत है, ढोल की इजाजत है, बदमाशियों की इजाजत है, गुंडागर्दी की इजाजत है, सड़कें बंद की जा रही हैं। खुद जाकर वहां बहुत से लोगों पर जो धार्मिक होता है, वर्शिप नहीं है, वो वर्शिप नहीं है, सिर्फ धार्मिक है, उस पर फूल बरसाए जा रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, और रास्ते में फूल बरसाए जा रहे हैं। अभी परसों में गया था तो फूल बरसाए जा रहे थे, ऊपर से छतों से ऊपर खड़े होकर फूल बरसाए जा रहे थे, और क्या कहते हैं, तलवारें लगी नंगी लहराते हुए लोग जा रहे थे। तो ये सरकार बिल्कुल ऐसी सरकार है जैसे कि कोई भू माफिया होता है, कोई गुंडा होता है, कोई बदमाश होता है, वो धमकी देता है, अबे चौथ नहीं थी तो कल को आ जा, देख लीजिए तेरी मुट्ठी मेरे हाथ में आ जाएगी, उस तरह की धमकियां देती है, उस तरह के काम कर रही है सरकार। अगर आपके पास ताकत है, आपके पास तादाद है, तो उस तादाद का आप गलत फायदा उठा रहे हैं। आपने इससे पहले भी किया है और आइंदा भी आपसे यही खतरा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये होश के नाखून लें। इन्होंने आज़ादी की कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मेरे बुजुर्ग बाकायदा बागी लिखे गए और वो यहाँ से जायदादों से महरूम हुए, उनके कोई बुजुर्ग नहीं हुआ। उन्होंने तो मतलब ये कि जूतियां चाटी थी अंग्रेजों की। रॉयल सीक्रेट सर्विस का नाम RSS बाद में रख दिया गया, रॉयल सीक्रेट सर्विसेज का नाम बाद में RSS रख दिया गया। तो इसका यह मतलब है कि जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी, अंग्रेजों की वफादारी की थी, उन्हें इनाम से नवाजा जा रहा है, और जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उन्हें सजा दी जा रही है। पहले अंग्रेजों ने सजा दी थी, अब ये हमारे काले भाई साहब आ गए सजा देने वाले। काले अंग्रेज है ये जो अब सजा दे रहे हैं, हमें तरह तरह से अंग्रेज सजा दे रहे हैं। तो मुसलमानों को रोजगार की इजाजत नहीं, मुसलमानों के मकान बुलडोज किए जा रहे हैं। बीवी के नाम मकान है, शौहर का बढ़ा दिया, बेटे के नाम मकान है, बाप का ढा दिया, उसका है उसका कर दिया। दिन रात एक गुंडागर्दी का पूरा माहौल है। महल्ले के महल्ले 50 उसमें बुलडोजर लगा के गिराया जा रहा है, जो हरियाणा में भी हुआ, यूपी में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ। और 1,500 हमारी जो जागीरें हैं उसमें वो थे उत्तराखंड में, हमारी वो जो खानकाहें थी और हमारे जो दरगाहें थी, 1,500 सरकार गिरा चुकी है। 500 से ज्यादा गुजरात में गिरा चुकी है और 500 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में गिराई जा चुकी है, छीने जा चुकी है। गला काटने के लिए मुसलमानों को और दलितों को और आदिवासियों को सजा देने के लिए काम कर रही है सर, सजा देने के लिए काम। जी सर। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, आइए इनसे ही बात करेंगे। सर क्या करेंगे इस अटेंडेंस बिल के खिलाफ हाई कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, क्या मानते हैं? हम उसको ज्यादा नहीं कहेंगे, इसलिए कि जो भी कुछ था वो सलमान शाहिद ने कह दिया और बाकी मुफ्ती जाहिद ने कह दिया। लेकिन ये डकैती डाली गई है और मुसलमानों का जो हमारा बुनियादी हक है उसको छीनने का काम किया गया है। और ये कहना कि मैं मुसलमानों को फ़ायदा होगा, ये एक जुमला है। 15 लाख रुपए का जैसे जुमला था, ये भी एक जुमला है कि हम गरीब और पसमानदा मुसलमानों को हम इसमें फ़ायदा देंगे। तो इस्लाम में, मज़हब में, हमारे मुसलमानों में कोई पसमानदा नहीं है। जो गरीब है वो है पसमानदा। ये झूठ बोल रही है सरकार, बेईमान है ये। और ये मुसलमानों को बिल्कुल, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए आप, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। उसमें मुसलमानों को आज से 15 साल पहले 2 नंबर का शहरी करार दिया गया। क्या कहेंगे? नहीं, हम भी ये कहेंगे अगर कुछ उनको करना था तो कानून मजबूत करना था। जो मुतवल्ली अगर करप्शन कर रहा है उसके खिलाफ धाराएं मजबूत होनी चाहिए, 10 साल की सजा होनी चाहिए। जो अवैध कब्जे कर रहे थे उनको मजबूत, उनके खिलाफ मतलब कानून कर रहा होना था। अब ये नहीं कि बोर्ड को और मजबूत करना था, उसकी जगह आपने दूसरों को पावर दे दी तो इससे तो बोर्ड कमजोर होगा। तो इस पे नीयत पे, नीति पे, दोनों पे हमें शक है। देखिए ये तमाम, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बोर्ड दिखाऊं सामने रिजेक्ट का बोर्ड लगा हुआ है। कुछ दिन पहले एक बड़ा प्रोटेस्ट भी इनके द्वारा किया गया था और अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका को दायर कर दिया। साथ साथ सलमान साहिब जो बसपा से महाप्रत्याशी थे, इनके द्वारा याचिका दायर की और कहीं ना कहीं ओवैसी मुस्लिम पर्सनल लोगों के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हालांकि वो पेंडिंग है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर सुनवाई में क्या और किस तरीके का निकल के आता है। मैं योगी धन्यवाद के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा आर प्योर मसाला।